नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। तिल का ताड़ बनाने वाली ताड़का की छोटी बहन मंजुलिका अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गई और बिग बॉस के घर से बाहर हो गई। जिस तरह से अफसाना खान का एलिमिनेशन हुआ है, बहुत सारे लोग उसे सिंपैथी भी दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने वही पाया जो उसने बोया था। किस कदर उसने एक छोटी सी बात का इतना मुद्दा बनाया। राजीव और आई थिंक सिम्बा को बोला था इसने, शम्मो ने, कि अफसाना को टारगेट करो। इसके बाद तो क्या नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेला इसने। वो टी शर्ट ऊपर कर देगी और ये तमाम तरह के एलिगेशंस लगाएगी। यहां पर जय भानुशाली का भी बहुत ज्यादा रिएक्शन था, ओवर द टॉप रिएक्शन था। बिग बॉस के घर में 150-200 कैमरास हैं, यहाँ पर आप कुछ भी करोगे सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो यहाँ जय भानुशाली और इतना प्रतीक इतना क्यों डर रहे थे? अरे भाई वो फेक केस लगा दी कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वो। अरे भाई साहब, ये बिग बॉस का घर है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई रेलवे स्टेशन के पीछे अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में वाला कुछ सीन हो जाएगा। यहाँ पर सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। लेकिन आप देख लीजिए किस कदर ये लोग ऐसे बौखला जाते हैं। इन सबको पता है कि बिग बॉस के घर में कुछ भी बोला जा रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। करोड़ों लोग मतलब करोड़ों गवाह, ठीक है। और करोड़ों गवाह जो हैं वो सब देख रहे हैं कि अफसाना किस तरह से आरोप लगा रही है। आप लोगों ने उसे टच भी नहीं करा, लेकिन इतना घबराना, इतना डरना, और इसी चीज का फायदा अफसाना खान उठा गई, क्योंकि सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सीधी सी बात है भाई साहब, वो चक्कू उसने उठाया, जो भी उठाया, आप वहां से दूर हट जाते ना। और अफसाना खान जब वहां बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में उसको बुलाया तो देखा, नहीं मैंने मारना थोड़ी था, मैंने ये नहीं करना था, मैं वो नहीं करने चाहती थी, मैं तो बात की बात करी थी, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं नहीं जाना, राजीव को भी लेके जाओ। इतनी शांति से जब ये अफसाना खान बिग बॉस के कन्फेशन रूम में बात करी थी तो बाहर इसको क्या पागल कुत्ते ने काट लिया था? मैं वो, मैं नहीं जाना, मेरी बात, तुम गलत हो। अरे मतलब खुद अफसाना खान ने अपने पैरों पर बड़ी वाली कुल्हाड़ी मारी है। एंड जैसे कि हमने देखा बिग बॉस के कन्फेशन रूम में अफसाना खान को लेने के लिए जब वो टीम आती है तो अफसाना खान नखरे करती है, बोलती कि नहीं राजीव को भी निकालो, मैं गलत हूं तो वो भी गलत है, ये करो वो करो। तो अफसाना खान जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप गले में लाखों रुपए का सोना डाल करके चलती हो, बहुत पैसे वाली हो और आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं पैसे की, तो आप लीगल केस कर देना कलर्स के ऊपर, वायाकॉम के ऊपर, कि शमिता इतनी अंग्रेजी में बात करती है। वो उमर को बोल रही थी कि आई विल किक यू आउट, मैं तेरे को वीकेंड पर बताती हूँ, गो टू हेल। यही नहीं, शमिता तो बिग बॉस को भी ओपन चैलेंज दे रही थी कि बिग बॉस प्लीज इनवाइट मी इन कन्फेशन रूम, दिस वुमन इज पासिंग disrespectful comment towards me and I'm purposely speaking English so that you can invite me in confession room because this woman is disrespecting me and passing disrespectful comments, so please invite me if you have some dum in your bum, otherwise you get lost, go to hell just like Umar, because I can say anything to anyone but nobody can say anything to me because I am Shammo Maharani, the Sali of Jiju Kundra and sister of Shilpa the Shatti Kundra। जैसे स्त्री पिक्चर में डायलॉग था वो स्त्री कुछ भी कर सकती, वैसे यहां पर एक नया डायलॉग लिखा जाएगा, वो शम्मो है, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकती है, वो किसी के ऊपर भी डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट कर सकती है, वो किसी को इंस्टिगेट कर सकती है, प्रोवोक कर सकती है। उसे पता है कि सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट क्या है, सब कुछ कर सकती है शम्मो, लेकिन सामने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां बिग बॉस के घर में लोग किसी को स्विमिंग पूल में उठाकर फेंक सकते हैं, किसी को पिन डाउन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को सब अलाउड होता है। यहां अफसाना खान गलत थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं अफसाना खान सही थी, लेकिन बिग बॉस को अगर इतनी चिंता फिक्र है लोगों को इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। जैसे बिग बॉस ने यहां बड़े बड़े लॉजिक दिए कि बिग बॉस में बोलने की आजादी है लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हाँ आप पूल में धक्का दे सकते हो, आप किसी को पिन डाउन कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी तोड़ सकते हो। प्रॉपर्टी जब तोड़ने की कोशिश की थी, इसने कांच तोड़ा था प्रतीक ने, तब बिग बॉस ने बोला कि ये आपको इंजरी हो सकती थी, तब ये नहीं बोला कि कांच टूटता और लोगों को भी नुकसान होता, लेकिन नहीं वो चलेगा। यहां अफसाना खान के हाथ में चाकू था और मैं मानता हूं कि चाकू से इंजरी हो सकती थी, लेकिन जैसे कि जय भानुशाली बाकी लोग इतने थे उसको कल से ही ये लोग इतना इंस्टिगेट कर रहे थे, आपको पता वो पगला जाती है तो फिर आप दूर हटते ना। आप खुद क्यों मतलब वहां पर सब लोग चढ़े जा रहे हो, आप उसको अकेला छोड़ दो, वो कितनी देर भौंकेगी, कितनी देर बोलेगी, एक लिमिट होती है, इग्नोर करो। लेकिन नहीं, यहां इग्नोर नहीं करना है, यहां तो आग में तेल घी पेट्रोल सब डालना है। और जय भानुशाली भी और प्रतीक भी, आप इसे किसी बात कर सकते, किसी लड़के के कैरेक्टर असैसिनेशन, ये भाई ये बहुत गलत बात होती है यार, केस लग जाए तो, अरे भाई अरे क्या पागल हो गए क्या? इतने सारे कैमरे लगे, इतने सारे मतलब दुनिया देख रही है, इसके बावजूद जब आपने कुछ गलत करा नहीं तो फिर गलत केस, ये केस के मतलब डरने की क्या बात? जब करा नहीं तो डरा नहीं, सिंपल फंडा होना चाहिए। तो यहां हमने देखा कि एपिसोड के स्टार्ट में शम्मो बावली हो जाती है और वो सिम्बा और राजीव को बोलती है कि अफसाना को ब्लॉक करो, ये करो, और अफसाना वहां प्रचंड लेवल का वुमन कार्ड खेल लेती है।
हमने यहाँ शम्मो का इनसिक्योर और जेलस वाला रूप भी देखा। उसे पता चलता है कि नेहा जो है वो शम्मो के साथ साथ प्रतीक को भी सपोर्ट कर रही है। बाप रे बाप, इतना सुनना था कि शम्मो देवी फट पड़ी कि यू नो नेहा, आई कंसिडर यू एज माय फ्रेंड एंड आई एम शॉक्ड टू नो दैट यू आर सपोर्टिंग प्रतीक। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू केम हियर जस्ट फॉर मी एंड यू कैन नॉट सपोर्ट प्रतीक, एंड इफ आई कंसिडर यू एज माय फ्रेंड देन प्लीज बी क्लियर एंड यू हैव टू सेलेक्ट और सपोर्ट मी only, you cannot support Pratik। और really इतनी अंग्रेजी तो एक बार को बर्दाश्त कर भी ले आदमी, लेकिन जो गर्दन ऐसे ऐसे करती है, really oh my god how can you do that to me, you know Neha, you came here for me, you know you are in my priority list, oh my god how can you support Pratik। अरे ऐसे मुंह बनाती, मुझे समझ में नहीं आता इसकी गर्दन लचकती क्यों नहीं है। इस कदर ये गर्दन, वो जो गुड़िया नहीं आती आम श्योर आपने देखी जिसकी गर्दन वो कमर मटकती रहती, लचकती रहती, यहाँ देखो आप जिराफ से भी लंबी गर्दन है शम्मो की। एंड जैसे ही यहाँ पर अफसाना ने बवाल काटना शुरू करा, इन लोगों ने भी अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया था। तो हमने देखा कि शम्मो उस राउंड से बाहर हो चुकी थी। इसके बाद हमने देखा कि संचालक और ये सब अपनी अपनी वो प्लानिंग करते रहते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है, जब अफसाना फट रही थी, वो अपने रौद्र रूप में आ रही थी, ये वीआईपी जोन के सारे मेंबर अपने चॉकलेट खाने में या फिर अपनी प्लानिंग में मगन थे। कोई भी अफसाना के पास नहीं आया, ये सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी नहीं आया, न तेजा न कोई, सब अपनी मस्ती में मगन थे। वहां अफसाना को ये लोग इंस्टिगेट करते रहे, छेड़ते रहे। किसी ने भी आकर ये नहीं बोला कि भाई उसको साइड में 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, उससे बात मत करो, उसको बोलने दो, वो जितना बोल रही है एक टाइम तक बोलेगी, उसके बाद वो खुद चुप हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहां कोई नहीं आया, सब अपनी मस्ती में मगन थे। खैर यहां पर अगले राउंड में जय भी बाहर हो जाता है, प्रतीक और विशाल एंड में बचते हैं, जहां पर विशाल बन जाता है वीआईपी जोन का मेंबर। लेकिन इन बिटवीन हमने बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और बातें, चर्चाएं बहुत सारी देखी। निशांत की अपनी फटी पड़ी है कि यार वो 3 वर्सेस 1 हो गया है, मैं कैसे मैनेज करूं, क्योंकि वो प्रतीक को लेकर के आना चाहता था लेकिन उसकी दाल गल नहीं पाई। इधर यहां उमर की गट फीलिंग कह रही कि विशाल लॉयल रहेगा, लेकिन निशांत को नहीं लग रहा है कि विशाल लॉयल रह पाएगा, क्योंकि निशांत को लग रहा है कि वो शमिता के लिए खेलेगा। वहीं तेजा उमर की हाँ में हाँ मिला रही है, और इनके ग्रुप का जो लीडर है करण, वो तो खैर विशाल को चाहता ही है। वहीं यहाँ पर एक और चीज हुई जो कि बिग बॉस ओटीटी में हुई, यहाँ बिग बॉस 15 में भी हुई और अब बिग बॉस 15 में वापस से हुई। एक किस्सा कॉल का, ये जो कॉल लगाता है प्रतीक अपने दोस्तों को, वो लोग इसका फोन क्यों नहीं उठाते हैं। बिग बॉस ओटीटी में पहले दिन ही लड़ाई करी थी प्रतीक ने दिव्या से, आपको मैंने फोन किया था, आप तो भी फोन उठाते नहीं हो, आप तो मतलब मेरे से दोस्ती रखना नहीं चाहते, तो मैं आपको कब तक करूंगा, हमेशा मेरी तरफ से मैं करता हूँ, मेरी तरफ मेरा कोई फोन ही नहीं उठाता, मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊं। फिर हमने बिग बॉस 15 में मायशा और प्रतीक की बात सुनी, जहां प्रतीक कह रहा था मेरे तो कितने बार कॉल करने की कोशिश की, तू कभी फोन नहीं उठाती, तू मुझे नहीं करती, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो दोस्त है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, तू आने वाली मेरे को पता ही नहीं था, तो बात तो करती कम से कम यार, समझ मेरी फीलिंग यार। एंड यहाँ पर भी वो नया वसीम से क्या कह रहा था, मैं आपको कितना कॉल करने की कोशिश, आपने मेरे को ब्लॉक कर दी, मैंने आपको वेरिटी से भी कॉल किया था, लेकिन आप तो पता नहीं हटती, पता नहीं क्या था, मेरा फोन ही नहीं उठा। अरे भाई कोई तो उठाओ, इनकमिंग फ्री आज के जमाने में, लेकिन हर कोई प्रतीक का फोन ही नहीं उठाता। प्रतीक का यही पैटर्न है, वो इन्हीं बातों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। और ये नेहा भसीन जो ऐसे तो बड़ी समझदार बन रही है कि, और आप देख लीजिए कितनी बॉडम महिला है ना ये नेहा भसीन, ये कह रही थी इससे शम्मो से कि मैं बाहर से सब देख के आई हूं कि करण का खेल बहुत फाउल प्ले खेलता है, बट आप बहुत नीट एंड क्लीन गेम खेल रहे हो, पता नहीं कौन सा बिग बॉस देखते हैं ये लोग। और शम्मो इतनी बेवकूफ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा जो बोल रही है उसके हाँ में हाँ मिलाती रहती है। हालांकि हाँ शम्मो को ये कहना है कि भाई तू मेरे को प्रायोरिटी पिक कर, और शम्मो का ये देखिए घमंडी वाला तेवर, वो चाहती कि उसके दोस्त हमेशा उसकी पीपड़ी बजाएं। ये सब करके शम्मो देवी खुद को बेवकूफ साबित कर देती है। सबसे अच्छा मुझे एक कॉन्वर्सेशन लगी जहां पर कि विशाल और ये शम्मो बात कर रहे थे। शम्मो बोल रही थी कि अफसाना को बाहर निकालो कैसे भी करके, और विशाल कह रहा था, विशाल कैसे अपनी हिंदी में फंसा लेता। विशाल को पता कि अक्का को हिंदी समझ में तो आती है ही नहीं, चलो खुद भी बोल देते हैं, अक्का आप खेल के बारे में मत सोचो, आप ये बाजी के बारे में सोचो, खेल उनको जीतने दो, बाजी हम जीतेंगे। भाई खेल उनको जीतने दो, बाजी हम जीतेंगे। खेल तो ये लोग जीत गए, इसके बाद बाजी कौन सी जीतेंगे। और अक्का सोच रही होगी हाँ चलो ठीक है, समझ में तो नहीं आया लेकिन सुनने में अच्छा लगा जो भी था। तो अक्का यानी कि शम्मो डे बाय डे खुद को बेवकूफ साबित कर रही है, साथ ही साथ वो स्टूपिड है और कितनी इनसिक्योर है, उनको हर चीज में उमर ही दिखता है, जबकि उनको वो रेनकोट था वो निशांत ने नहीं दिया था, लेकिन वो निशांत पर फटना नहीं चाहती हैं। उनको अगर आप इंस्टेंट हेल्प नहीं करोगे इनको अक्का को, तो अक्का के सारे दुश्मन है। अक्का फिर दोस्ती वोस्ती सब
सब साइड में रख देती हैं। अगर अक्का के साथ आपका कुछ भी रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप अपना गेम मत खेलो, आप अपनी प्रायोरिटी साइड में रखो, आप सिर्फ अक्का का हुक्म मानो, आप अपने दोस्तों से या जिनके साथ आप अभी खेल रहे हो उनको इग्नोर करो, आप अपनी प्रायोरिटी में सिर्फ शमिता द शेट्टी को रखोगे, फिर चाहे वो नया भसीन हो चाहे कुछ भी हो। नया भसीन तो एक नंबर की बेवकूफ है ही सही, उसने आते से क्या बोला था कि वो प्रतीक से डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहती है, वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमने क्या देखा, शम्मू भी उसको ये बोलती कि मैं खुद क्लियर नहीं हूं, आप कभी उससे लड़ती हो, झगड़ती हो, रोती हो, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूं कि आप अपनी प्रायोरिटी में मुझे रखें। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू? नेहा प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव सम लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, सी यू एंड राकेश इज माय प्रायोरिटी, why can't you understand that? Oh my God, इतनी मुझे चक्कर आ गए। तो ये सब रहा है आज के इस एपिसोड में हाल। अफसाना ने बहुत ज्यादा कर्कश आवाज से कान पका दिए, जिस कदर उसने यहां इतना चिल्ला पुकारी करी है। राजीव अड़ातिया दिल का कितना साफ है, उसे बहुत हर्ट हुआ, वो बुरा भी लगा उसको, वो लिटरली रोया। लेकिन आपने देखा शम्मू को, व्हाई आर यू क्राइंग? वो जाने दो ना, उसको फेयर है, एलिमिनेशन फेयर है, इट इज फेयर, यस यस शी कुड हैव इंजर्ड एनीवन ना। एक्चुअली में मेरे को लग रहा है कि ये ना चक्कू वक्कू तो बहाना था, बिग बॉस ने एक्चुअली में निकाला है अफसाना को इस वजह से क्योंकि अफसाना के मुंह से एक बात निकल गई थी शम्मू के लिए कि खुद तो पूरे परिवार को लेकर के आई हुई है, और बिग बॉस के गुर्दे छिल गए होंगे इस बात से कि भाई हमारे शो में रहकर हमारी महारानी के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। महारानी परिवार क्या पूरे कुनबे को लेकर, पूरे जिले को लेकर, पूरे देश को लेकर के आ सकती है, महारानी शम्मू के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो बिग बॉस को बस एक चक्कू तो रीजन था। एक्चुअली में बिग बॉस के गुर्दे इसी बात से चले थे कि महारानी को जो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है उसके खिलाफ अफसाना ने बोलने की जरूरत कैसे की, इसलिए अफसाना को निकाल दिया बिग बॉस ने। इनका तो प्लान सक्सेसफुल हो गया ना भाई, इनको तो उस टीम से एक आदमी को कम करना था तो इन्होंने कर दिया। और ये खुश इस बात से भी है कि इनके प्यारे अन्ना जो है वो दूसरे ग्रुप में जा चुके, जहां पर अन्ना किसके लिए खेलेंगे ये तो अन्ना ही बेहतर जानते हैं। बट फिलहाल शम्मू का दिल गार्डन गार्डन हो गया है क्योंकि उनका एक हो गया है प्लान सक्सेसफुल, क्योंकि अफसाना हो गई घर से बाहर, तोड़ के घर के रूल। हालांकि इस घर में ये कोई पहली बार रूल नहीं टूटे हैं, रूल तो पहले भी टूटे हैं, किसी को पूल में धक्का दिया गया, किसी को उठाकर पटक दिया गया, लेकिन तब बिग बॉस को चलता था भाई, क्योंकि वो जो रूल तोड़े गए थे वो कलर्स के लाडले पुत्रों ने, औलादों ने तोड़े थे, और वही लोग आगे जाएंगे, उनके मिनिमम गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग कैसे तोड़ सकते हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि बिग बॉस 13 में इतनी हिंसा के बावजूद एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को क्यों रखा गया, उसको कभी नहीं निकाला गया, सिर्फ नॉमिनेशन का दंड दिया जाता था और एंड में ट्रॉफी पकड़ा दी गई। आई एम श्योर अब आप इजीली क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। और अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस 13 में जो धक्का धुक्की होगा करती थी उसको जस्टिफाई करते थे, अरे यार धक्का तो देगा ना, धक्का तो देगा ना। सडनली अब वो लोग कह रहे हैं अबे धक्का कैसे दे दिया, अबे ऐसा कैसे कर दिया। मतलब हर सीजन में फैंस का तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग रिव्यू करते हैं, जो लोग क्रिटिक्स हैं, जो लोग बिग बॉस के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें रूल्स की अच्छे से मालूमात है, वो खुद ऐसे बावले हो गए थे बिग बॉस 13 में कि वो हर पुश को, हर हिंसा को जस्टिफाई करते थे। ऐसे ही लोग बिग बॉस 14 में जब राहुल वैद्य को पुश करा था रुबीना ने, तो इन लोगों ने हेलो गाइस यू नो गाइस, इसको राहुल को पुश करा, रुबीना को निकालो, ऐसे कैसे होगा। हेलो गाइस, ये शो फिजिकल होने का नहीं है, ये शो तो मतलब आप इंस्टिगेट तो होगा ही ना, इंस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा, ये शो आपके पेशेंस को चेक करने का है। लेकिन बिग बॉस 13 में ये लोग बोला करते थे अबे इंस्टिगेशन की हाइट होती है, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। तो ऐसे बहुत सारे चपड़गंजू लोग हैं जो कि रिव्यू भी करते हैं, लेकिन हर सीजन में वो उनकी अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी वो तोड़वा देते हैं और जिधर वजन होता है उधर वो झुक जाते हैं। कभी कलर स्पेस के खिलाफ रहते हैं, फिर अगले सीजन में कलर स्पेस के तलवे चाटने लगते हैं। खैर अब यहाँ थोड़े इक्वेशंस की बात करता हूं। अब यहाँ करण कुंद्रा और तेजस्वी और उमर और विशाल और निशांत आ चुके हैं। यहां पर मैं फिर से वही बात करूंगा जो मैंने अपने सुबह के रिव्यू में कही थी कि तेजा को इस ग्रुप में नहीं लाना चाहिए था। तेजा की वजह से पूरा ये कलेश हुआ। तेजा जो है वो करण की प्रायोरिटी है और तेजा ने उमर के लिए कभी कुछ नहीं करा। इनफैक्ट एक कैप्टनसी वाली टास्क में तो इसने तेजा ने उमर की जो शपथ थी ना डॉक्टर वाली, उसका भी मिसयूज करने की कोशिश की थी। तेजा एक नंबर की जहरीली नागिन है, वो पूरे ग्रुप को चला रही है, मैनिपुलेट कर रही है, और करण तो उसका पालतू पिल्ला बन चुका है, जैसे नया भसीन का पालतू पिल्ला यहां पर प्रतीक द सहजपाल और राकेश पालतू पिल्ला बन चुका है शम्मू का। तो करण को भी मैं पालतू पिल्ला ही बोलूंगा, उसका जहरीली नागिन का, तेजा का। तेजा ने कुछ नहीं करा उमर के लिए, लेकिन फिर भी वो इनके वीआईपी जोन में आ चुकी है। अगर हम सारी चीजों को, अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हुए जाएं
तो अगर हम ये कहें कि तेजा को इस ग्रुप में लाना ही इस पूरे फसाद का और अफसाना के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण बना है। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफसाना कहीं से कहते सही है, वो तो खैर है ही सबसे बड़ी कसूरवार, उसको कोई कितना सपोर्ट करे, लेकिन अगर हम देखें ये सारा बवाल जो कटना शुरू हुआ, सामने वाली टीम को एक मौका मिल गया इनके यहां से एक वोट कम करने का, वो इसी वजह से हुआ है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, करण के प्रति तो उमर की लॉयल्टी है, करण को वो ले आता, निशांत से उसने वादा किया था तो निशांत को ले आता, और अफसाना के साथ उसका एक खुद का रिश्ता रहा है, खुद की बॉन्डिंग रही है, लेकिन अपनी बॉन्डिंग को साइड में करके आपने लॉर्ड करण और उनकी महारानी तेजा की बॉन्डिंग, लेकिन आपने करण को खुश करने के लिए तेजा को भी आप वहां वीआईपी जोन में लेकर के आ गए। इस चक्कर में आपकी जो दोस्त थी जिसने करेंसी वाली टास्क हो या हर टास्क में आपका कंधे से कंधे मिला के साथ दिया है, उसको आपने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, तो वो तो खैर गलत है। और वहीं से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई, वहीं से इन लोगों ने उसको इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और अफसाना इतनी सेंसिबल है नहीं जो चीजों को समझ पाए, जैसा कि यहां उमर ने बोला भी कि उसको हम कितना करें, कितना सपोर्ट करने की कोशिश करी। भाई इसका आई थिंक आपको 10% सपोर्ट करना पड़ता तेजा को। अगर यहां रोल रिवर्स कर देते, तेजा अगर इस टास्क में होती तो शायद वो अच्छे से टास्क परफॉर्म करती और यहां विशाल की जगह आप तेजा को ले आ सकते, तो चीजें थोड़ी बेटर प्लान की जा सकती थी। अब हो सकता है कई लोग ये बोले कि भाई करण को या इनको वीआईपी जोन वालों को सपना थोड़ी आने वाला था कि ऐसी कोई टास्क होगी। जी नहीं, बिल्कुल सपना नहीं आने वाला था, बल्कि इन्हें पता था कि ऐसी कोई टास्क होगी, क्योंकि करण कुंद्रा कितनी बार कह चुका है कि देखो अभी हम 4 लोग हैं और लोग आएंगे, कुछ ऐसी टास्क होगी। तो करण कुंद्रा बहुत आगे की सोच करके चलता है। तो क्या उसने ये नहीं सोचा कि जिस अफसाना को वो अपनी बहन बहन बोल रहा है उसके जाने के बाद, जब वो शो में थी तब उसके लिए बोलता ना। और ये इसका तेजा का तो करण को भी पता है कि तेजा कहीं नहीं जाने वाली, वो तो टॉप 3 टॉप 5 में है ही सही। तो क्यों ना हम एक कमजोर खिलाड़ी को अपना मेंबर बनाए ताकि उसे जाने से बचाया जा सके। अगर करण ऐसे करता तो उसकी इमेज भी अच्छी बनती और करण नीति भी दिखती, जहां पर यह लगता है कि हाँ वो तेजा का पालतू पिल्ला नहीं बना। तो यहाँ एक थोड़ा मतलब अच्छा मौका था करण कुंद्रू के पास, वो अपनी बहन को बचा लेता। बहन के जाने के बाद तो बहुत बहन बहुत बुरा लग रहा है ये वो, जब वो थी तब तो आपने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तब आज जो आप ये प्लान कर रहे हो ये आप तेजा के लिए कर सकते थे ना, कि हमें तेजा को आगे लेकर के जाना है। वो तेजा टास्क में अच्छा भी कर सकती थी और वो करती है, और हमें भी देखने को मिल जाता कि क्योंकि वो बहुत बोलती है ना, मैं अकेले खेल सकती हूँ, हम भी देख लेते कि वो कैसे खेलती हैं टास्क अकेले। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।